स्वागत स्वागत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित जैन चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को। इसमें आपको मिलेगा आयोग द्वारा पूछे गए हाल ही के सवालों के प्रश्न और उनके उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? संवैधानिक सलाहकार मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे संविधान सभा के, जिनका मेन काम था कि दुनिया भर के देशों के संविधान का अध्ययन करना और भारतीय संविधान का एक प्रारंभिक मसौदा तैयार करना। मसौदा मतलब ड्राफ्ट तैयार करना, संविधान सभा की मदद करना उनका काम था। तो वो थे वेनिगल नरसिम्हा राव, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं वी एन राव। वी एन राव कहाँ दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी में, वी एन राव संवैधानिक सलाहकार। ध्यान रखिएगा, ये यूपीपीएससी स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये। बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास करने वाले जो थे, मतलब पेश करने वाले, जवाहरलाल नेहरू थे, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। फिर दूसरे ऑप्शन में बी आर अम्बेडकर, ये संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष है। ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनको 11 दिसंबर 1946 को, कब? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुने गए थे। कैसे सदस्य चुने गए थे? स्थायी अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डेट याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है, 11 दिसंबर 1946। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत, एडॉप्टेशन डेट पूछ रहा है। एडॉप्टेशन, तो इसका जो डेट है 26 नवंबर 1949 है। क्या है? 26 नवंबर 1949, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी 2023 के एग्जाम में पूछा है, मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी वाले में, जीएस में। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जैसे कि नागरिकता और चुनाव जैसे प्रावधानों को तुरंत लागू कर दिया था। इसी दिन को अब संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जा रहा है। बाकी का जो ऑप्शन है ये फालतू का डेट दिया हुआ, इस दिन कोई काम नहीं हुआ था, कोई ऐतिहासिक काम नहीं हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। पहला है प्रारूप समिति की नियुक्ति। तो इसका डेट है 29 अगस्त 1947। क्या डेट है? 29 अगस्त 1947, प्रारूप समिति की नियुक्ति। फिर दूसरा है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। कब किया गया? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, क्या था उसमें? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। फिर तीसरा है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। तो प्रवृत्त कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो ये डेट तो सभी जानते हैं। लास्ट में है संविधान सभा की प्रथम बैठक। ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये देखिए क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी में हमें सेट करना है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो हमें सबसे पहले वाली डेट दिखाई दे रही है 1946 की, संविधान सभा की पहली बैठक। फोर्थ पॉइंट से कौन सा शुरू हो रहा है हमारा? पहला नहीं शुरू हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, तीसरा भी शुरू हो रहा है, डी वाला भी नहीं शुरू हो रहा है। तो ए और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं हम। बी और सी ये दोनों ही 4 से शुरू हुआ है। उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति, 4 के बाद 1, 4 के बाद 1, दोनों में सेम है। फिर डेट है 1949 की, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 1949 में। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? सेकंड वाला किस में आ रहा है? बी वाले में आ रहा है। सी वाला भी अब एलिमिनेट हो जा रहा है, अब बचा अकेला ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। लास्ट में है भारतीय संविधान की प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। अगला सवाल कर रहा है, भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर
आधारित है? ये क्वेश्चन भी यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथिक एग्जाम में पूछा हुआ है 2023 में। मतलब कि यूपीपीएससी जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अगर ये होम्योपैथी वाले में पूछ सकता है तो अदर एग्जाम में भी पूछ सकता है जीएस के रूप में। प्रतिरूप का मतलब होता है मॉडल। क्या होता है? मॉडल। ये किसके मॉडल पर आधारित है? तो भारतीय संघ जो है ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। कनाडा हमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। कनाडा से ही भारतीय संविधान ने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था ली है। इसका मतलब है कि भारत में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। साथ ही अवशिष्ट शक्तियां, मतलब कि वे विषय जो केंद्र, राज्य या समवर्ती सूची में नहीं है, उन सब का पावर भी केंद्र के पास ही है। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। फर्स्ट में दिया है इंग्लैंड। भारत ने जो है कि इंग्लैंड से संसदीय शासन प्रणाली ली है। कौन सी ली है? संसदीय शासन प्रणाली। इसका मतलब है कि जो शासन का प्रमुख व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो कि संसद के प्रति जवाबदेह होता है। तो इसमें शासक का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। कनाडा की बात हमने कर ली। फिर है अमेरिका। सी वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है? अमेरिका से हमने क्या लिया है? सबसे पहले अमेरिका के बारे में बता दे रहे हैं। यह एक पूरी तरीके से संघीय देश है। वहाँ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है और राज्य बहुत अधिक स्वतंत्र हैं। भारत का संघ अमेरिका जैसा नहीं है, क्योंकि भारत में राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है और केंद्र यहाँ अधिक शक्तिशाली है। कहाँ पे? भारत में केंद्र अधिक शक्तिशाली है। देखिए, अमेरिका से काफ़ी कुछ लिया गया है। सबसे मेन तो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू भी यहीं से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है वो भी अमेरिका से लिया गया है। तो ऐसा ही बहुत कुछ अमेरिका से लिया गया है। फिर लास्ट में है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के संविधान से डायरेक्ट डेमोक्रेसी से जुड़ी प्रणालियाँ, जैसे कि जनमत संग्रह, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह और इंसेंटिव का प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि मुख्य भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे प्रत्यक्ष तौर पर अपने संघीय मॉडल के रूप में नहीं अपनाया था। तो ये था कुछ बेसिक बाकी के ऑप्शन के बारे में। ये डिस्क्रिप्शन है, देख लीजिएगा। हालांकि बता ही दिए हैं। अगला क्वेश्चन अभिकथन कारण वाला सवाल है। ये अभिकथन में कहा है कि भारत की संप्रभुता राष्ट्रकुल की सदस्यता से असंगत नहीं है। फिर कारण कह रहा है कि भारत के राष्ट्रकुल के साथ स्वैच्छिक संबंध किसी भी प्रकार से भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, ये जो भारत की संप्रभुता है इसका क्या मतलब है। संप्रभुता मतलब कि आप अपने आंतरिक मामले, बाहरी मामले, इन सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। आंतरिक का मतलब कि देश के अंदर क्या क्या नीतियाँ चलेंगी, क्या कैसे क्या होगा, सारी व्यवस्था भारत की मर्जी से होगा। और बाहरी का मतलब है कि हमारे वैदेशिक संबंध कैसे होंगे, हमारा चाइना के साथ कैसा संबंध होगा, हमारा यूएस के साथ कैसा संबंध होगा, मतलब अन्य किसी भी देश के साथ किस तरीके से हमारा संबंध होगा। इन सभी का निर्णय लेने के लिए हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर कोई भी बाहरी शक्ति कानून नियंत्रण नहीं करती हम लोगों का। मतलब अगर हम इन सभी से किसी भी तरीके से डील कर रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक हो या कुछ भी, तो ऐसे में हमारे ऊपर किसी भी देश का कानून लागू नहीं होता। हम अपना निर्णय स्वयं से ले सकते हैं। और जो अभिकथन इसमें दिया है कि भारत की संप्रभुता राष्ट्रकुल की सदस्यता से असंगत नहीं है, अगर ये नहीं वर्ड रहता, असंगत है, तब ठीक रहता। असंगत नहीं है इसका मतलब हो गया कि भारत के ऊपर कॉमनवेल्थ का, मतलब ये जो राष्ट्रकुल है, इसके कानून चलते हैं भारत में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहला वाला जो अभिकथन है ये गलत हो जा रहा है। भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है, भले ही उसका हिस्सा है राष्ट्रकुल का, मतलब उसका एक मेंबर है। कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ मतलब राष्ट्रमंडल जो है उन देशों का एक स्वैच्छिक समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश थे। उपनिवेश मतलब कि जहाँ पर अंग्रेज आकर अपना शासन करते थे। यह समूह सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? मंच के रूप में। ये नहीं कि उनका नियंत्रण है हमारे ऊपर। और जो भारत 1949 में कॉमनवेल्थ से जुड़ गया था, आज़ाद हुआ था 1947 में, और कॉमनवेल्थ से जुड़ा 1949 में। तो ये डेट आप याद रख रहिएगा। कारण कह रहा है कि भारत के राष्ट्रकुल के साथ स्वैच्छिक संबंध किसी भी प्रकार से भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। किसी भी तरीके से हमारी संप्रभुता को कोई भी आँच नहीं आती है जब हम राष्ट्रकुल का सदस्य बनते हैं।
तो इसलिए हमारा कारण तो जो स्टेटमेंट इसमें लिखा है वो तो सही है, लेकिन ये जो ऊपर अभिकथन लिखा है ये गलत है। तो ए गलत है और आर सही है, ऐसा हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री स्टाफ नर्स एमएफ 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, लेटेस्ट पीवाई की हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये डिस्क्रिप्शन। अगला सवाल कह रहा है कि सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। पहला है शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। ये सभी देखिए इंपॉर्टेंट केस दिए हुए हैं, शंकरी प्रसाद वाला, सज्जन सिंह वाला, फिर वह गोलकनाथ, केशवानंद, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये यूपीपीएससी प्री 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ का केस कब आया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने माना था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यह बोला था कोर्ट ने शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ वाले केस में। यह आया था 1951 में। कब आया था? 1951। फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, इसमें भी न्यायालय ने शंकरी प्रसाद मामले वाले जो निर्णय था उसी को दोहरा दिया था, मतलब संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये बात सज्जन सिंह वाले में भी बताई गई थी। और इसका डेट क्या है, ये केस कब हुआ था? ये हुआ था 1965 में। 1965 में। फिर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसके बारे में सभी जानते हैं। इसमें न्यायालय ने अपना पिछला जो निर्णय था उसको बदल दिया था। इसमें कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। इससे पहले कहा था ये शंकरी और सज्जन सिंह वाले में कि कर सकती है। अभी ये जो गोलकनाथ वाला है इसमें कहा कि संशोधन नहीं कर सकती है। ये बात 1967 की बात है, 1967 की बात है ये। फिर लास्ट में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें संविधान की आधारभूत संरचना, जिसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसका सिद्धांत दिया गया था। यह विवाद जो है 1973 में आया था। कब आया था? 1973। तो इस हिसाब से सारे केस ऑटोमेटिक ही अरेंजमेंट में ही दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के फॉर्म में। तो हमारा ये जो बी वाला ऑप्शन है इसी में दिया है 1 2 3 4 के फॉर्म में। तो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है, बाकी कोई से मैच नहीं कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये डिस्क्रिप्शन है। कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। तो प्रस्तावना आप सभी ने पढ़ा होगा। कैसे शुरू होता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसी तरीके से शुरू होता है। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन इसमें दिख रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, यह क्रम में बैठा हुआ दिख रहा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है हमारा प्रस्तावना। तो जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जा रहा है। मैंने आपको पूरी प्रस्तावना बोलकर सुना दी है, ध्यान से सुने होइएगा तो शायद याद हो जाए। पूरा नहीं तो कुछ न कुछ तो याद ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 वाले एग्जाम में पूछा था, जो बाद में कैंसिल हो गया था। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। समाजवादी, इसका क्या मतलब है? यह शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना है। समाजवादी मतलब। फिर है पंथ निरपेक्ष, इसे भी 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। इसका मतलब है पंथ निरपेक्ष का। फिर है लोकतंत्रात्मक, इसका मतलब भारत में जो शासन की शक्ति है वह जनता के हाथों में है, जो प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलाती है। किसके माध्यम से? प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो ये तक थोड़ा सा बेसिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये डिस्क्रिप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जो संविधान का अनुच्छेद 240 है, यह राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों, जिसको हम लोग संघ राज्य बोलते हैं, उसकी शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए रेगुलेशन बनाने की शक्ति देता है। इसके अंतर्गत विभिन्न उपखंडों में शामिल क्षेत्रों का नाम हम बता रहे हैं। पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये 240 फर्स्ट ए में दिया हुआ है। फिर है 240 फर्स्ट बी में लक्षद्वीप है। फिर है दादरा और नागर हवेली और दमन द्वीप। पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब दोनों को एक ही मर्ज कर दिया गया है, दादरा और नागर हवेली को और दमन और द्वीप को। फिर है पुद्दुचेरी 240 फर्स्ट डी में। किसमें है? 240 फर्स्ट डी में। और यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिख रहा है 240 फर्स्ट सी, यहाँ पर लिख दिया है। बहुत ही बारीकी से पूछा हुआ है इसमें, जो कि गलत है। बाकी ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये दोनों सही दिख रहे हैं। इसके बाद अगर सी यहाँ पर दादरा और नगर हवेली होता तो सही होता। फिर उसके बाद डी में 240 फर्स्ट डी दमन और दीव यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसी के बाद आता है 240 फर्स्ट ई। इसमें दिया हुआ है पुद्दुचेरी के बारे में, जो कि यहाँ पर सी में ही करके दिखा दिया गया है। अगर इसे ई कर देता तो सही रहता। सी में क्या है? सी में है दादरा और नागर हवेली। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा, दादरा और नागर हवेली सी में है और डी में है दमन और दीव। हालांकि इन दोनों को अब मर्ज करके एक ही बना दिया गया है, एक ही राज्य कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश जो है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी एपीएस 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। हाल ही में पूछा है यूपीपीएससी ने, तो अन्य एग्जाम में थोड़ा घुमा कर भी पूछ सकता है या फिर एटीसेट पूछ सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, अंडमान निकोबार, फिर लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, फिर पुद्दुचेरी, फिर लद्दाख। यहाँ थोड़ा सा देखिए मिस्टेक है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ डी में दमन द्वीप है और ई में है पुद्दुचेरी। ये मिस्टेक हो गया है, पता नहीं कैसे। ई में है पुद्दुचेरी, दमन द्वीप यहाँ पर है। तो इस फैक्ट को याद रखे रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। कहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी एपीएस के एग्जाम में पूछा है 2023 वाले में, मतलब यूपीपीएससी का पिछला क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ जो शब्द आया है वाद योग्यता। वाद योग्यता का मतलब है कि भारत की जो सरकार है वह भारत सरकार के नाम से वाद ला सकती है या उस पर वाद चलाया जा सकता है, और इसी प्रकार किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकती है या उस पर वाद चला सकती है। इन सभी की बात की गई है अनुच्छेद 100 में, अनुच्छेद 300 में। कहाँ की गई है? अनुच्छेद 300। अनुच्छेद 300 में ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। बाकी ये अनुच्छेद 100 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसमें क्या है? इसमें है कि संसद के सदनों में मतदान, कोरम जिसको गणपूर्ति भी बोलते हैं, और रिक्तियों के बावजूद सदनों के कार्य करने की शक्ति से संबंधित है यह अनुच्छेद। और अनुच्छेद 200 इसमें क्या है? यह राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति देने या सुरक्षित रखने की शक्ति से संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 300 में वाद विवाद योग्यता का बात किया गया है। फिर लास्ट में है 330। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि यह लोकसभा में अनुसूचित जाति जिसको एससी बोलते हैं और अनुसूचित जनजाति जिसको हम लोग एसटी बोलते हैं, इसके लिए सीटों के आरक्षण की बात कही गई है। किसमें? 330 में। तो ये था कुछ विश्लेषण, बेसिक बातें। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है। अगला सवाल है, एक तरफ संस्था का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ अनुच्छेद का नाम दिया हुआ है। आपको इसको मैच करना है। नहीं, मैच नहीं करना है, बताना है कौन सा सही नहीं है। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर यूनानी के एग्जाम में 2023 में पूछा है यूपीपीएससी ने। पहला है लोक सेवा आयोग 315 में। तो यह बात बिल्कुल सही, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, यह बिल्कुल सही है। अब पूछा है कौन सा सही नहीं है। फिर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124 में। तो आपको बता दें 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है, तो इसलिए यह भी बिल्कुल सही है। फिर है भारत का वित्त आयोग 324 में। तो ये तो आप सभी जानते होंगे 324 में नहीं है, यह है 280 में। 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है।
किसमें? 280 में। तो इस हिसाब से हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वह सही हो जा रहा है। पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो हमारा सी वाला सही नहीं है, यही मिल गया। और लास्ट का भी देख लेते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है, तो हाँ बिल्कुल 324 में भारत के निर्वाचन से संबंधित बातें कही गई हैं। तो इस हिसाब से हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, ये डिस्क्रिप्शन है। अगला सवाल, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? फिर से पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये भी यूपीपीएससी के 2023 के एग्जाम में पूछा है, मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी वाले जीएस के एग्जाम में। तो आप सभी जानते हैं भारतीय के संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। ये जो अनुसूची है कितने हैं? 12 हैं। पहला ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, इसका संबंध है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। क्या यह सही है? 9वीं अनुसूची तो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कानूनों का व्याख्या करती है। न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को। और ये जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, इसको जोड़ा गया था संविधान की 4थी अनुसूची में। किसमें? 4थी अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। तो इसलिए ये पहला वाला ही हमारा गलत हो जा रहा है। पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला सुमेलित नहीं है। बाकी ये जो 8वीं अनुसूची है, इसमें भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 14 तो मूल रूप से थी, और प्रेजेंट टाइम में कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। मूल 14 भाषाएं थी, मतलब शुरू शुरू में। फिर है पहली अनुसूची, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भौगोलिक क्षेत्रों और नामों को परिभाषित किया गया है, तो यह भी बिल्कुल सही है। फिर है 11वीं अनुसूची, यह पंचायत राज से संबंधित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो इस हिसाब से हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है यही गलत है। कहने का मतलब है कि यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे हैं, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, ये डिस्क्रिप्शन है। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। आगे, निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची में नहीं है? संघीय सूची में, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी आर मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी के एग्जाम में पूछा है 2023 में। देखिए यहाँ संघीय सूची, ये सूची क्या है? तो भारत का जो संविधान है उसमें जो 7वीं अनुसूची है, उसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन के लिए 3 सूचियां दी गई हैं। 7वें अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो संघ सूची है, इसमें आता है रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध शुल्क, जनगणना, बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा, विदेशी ऋण, ये सभी जो है कि शामिल हैं यूनियन लिस्ट में। किसमें? जिसको संघ सूची कहते हैं। फिर है राज्य सूची। राज्य सूची में आती हैं लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, पुलिस, सिंचाई, ये सारे चीज़ें इसमें शामिल हैं। फिर आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राष्ट्रीय जलमार्ग हो गया, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा तथा सामाजिक योजना आदि शामिल हैं। तो इसमें जो शिक्षा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, यह समवर्ती सूची का हिस्सा है। किसका? समवर्ती सूची का, न कि संघीय सूची का। बाकी ये जो मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली, रक्षा, ये सब संघीय सूची का हिस्सा है। हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 1976 में, इसके द्वारा जो है संघ सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था शिक्षा को। पूछा है कौन सा सही संघीय सूची में नहीं है? तो शिक्षा नहीं है, बाकी सारे हैं, मुद्रा है, बैंकिंग प्रणाली, रक्षा, ये सारे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर है शिक्षा। यहाँ देखिए लिस्ट आपको मिल जाएगी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद को 86वीं संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में शिक्षा का मूल अधिकार बनाने हेतु जोड़ा गया था। यह भी यूपीपीएससी 2023 के एग्जाम में पूछा है, मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी के एग्जाम में, जीएस में। देखिए संविधान का जो संशोधन हुआ था 86वां वाला, यह अधिनियम 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मूल अधिकार बनाया गया था। फंडामेंटल राइट बनाया गया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए।
और ये किसकी बात की जा रही है? अनुच्छेद 21A की। 21A कहाँ दिया हुआ है? हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। बाकी के विकल्पों की बात कर ले रहे हैं। 20A में क्या दिया हुआ है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20A के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है, जैसे कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरा खतरा और आत्म अभिश्रवण से संबंध संरक्षण। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से 20A जो है, इस नाम से कोई मुख्य रूप से प्रावधान है नहीं, 20 है। बाकी ये जो बी वाला है 22A, इसमें कहा है कि अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत भी मुख्य रूप से 22(1) से लेकर 22(7) तक 1 से लेकर 7 तक उपबंध आते हैं। और ये जो 23A है, इसमें मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम के निषेध से संबंधित है, मतलब जो छोटे बच्चों से काम कराया जाता है उससे संबंधित है ये। बढ़ते हैं आगे। ये बेसिक बातें हैं, डिस्क्रिप्शन। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ये तो बच्चों वाला सवाल है, आप सभी जानते हैं इसको। 22 भाषाओं का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर बी में ही हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, जब संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी, जिन्हें बाद में संशोधन के माध्यम से बढ़ाकर 22 कर दिया गया, मतलब कि और भी सब ऐड करते गए। अगर पूछता मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता हमारा, 14। बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया है। लेकिन तो प्रेजेंट टाइम में है 22 भाषाएं, पहले थी 14 भाषाएं। ये सारी भाषाओं को एक बार हम बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथाली, संथाली, डोंगरी और बोडो। टोटल 22 भाषाएं हैं, तो इन्हें याद रखे रहिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बेसिक बातें हैं, बाद में सिंधी, कोंकणी में ये सब कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है। पहला है अनुच्छेद 156, इसका संबंध राज्यपाल की पदावधि से है। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और उसका सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो ये वाला बिल्कुल सही सुमेलित है, 156। फिर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 155, राज्यपाल को हटाना। हटाना नहीं है, यहाँ नियुक्ति है। अगर नियुक्ति होता तो सही रहता। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। हटाने का जो प्रावधान है यह आता है 156 में, न कि 155 में। फिर है अनुच्छेद 153, राज्यपाल का पद। 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल के होने का प्रावधान है। इसमें संशोधन भी किया गया था, मतलब अगर कोई एक राज्य का राज्यपाल है, वो एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो इस हिसाब से ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये सही हो जा रहा है। फिर है अनुच्छेद 154, राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकरण। 154 में राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होने से संबंधित है। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से करता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। कौन सा इसमें गलत है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 155 सही सुमेलित नहीं है, बाकी के सारे सुमेलित हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2024 में पूछा है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, ये डिस्क्रिप्शन है। अगला सवाल है, एक तरफ अनुच्छेद दिया होगा, एक तरफ उससे संबंधित प्रावधान, और हमें मैच करना है। पहला है भारत की संचित निधि। संचित निधि की बात 266 में की गई है, जो कि पहला का पहले में ही मैच कर जा रहा है। इसके तहत भारत की संचित निधि का प्रावधान है। इसमें सरकार को प्राप्त होने वाला सभी राजस्व और ऋण राशियां जमा होती हैं। तो फर्स्ट का ए का 1 बिल्कुल सही है। फिर है वित्त आयोग, इसका प्रावधान है 280 में, जो कि हमें थर्ड वाले में दिखाई दे रहा है। 280 के हिसाब से राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे को संतुति करता है। तो इस हिसाब से वित्त आयोग 280, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड। फिर है वित्तीय आपातकाल, ये तो कोई भी बता सकता है बड़े आराम से, 360 में है, जो कि हमें सेकंड वाले में दिखाई दे रहा है।
360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र का वित्तीय साख खतरे में है, तो वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इस हिसाब से सी का 2 में। फिर बचा लास्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग कैग भी बोलते हैं, CAG। अब एक ही बचे हैं, तो डी का 4 में। कैग जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था के तहत काम करते हैं, जो देश की लेखा प्रणालियों का परीक्षण करता है। तो इस हिसाब से हमारा ए का 1 किसमें है, ए में दिया हुआ है और बी में भी दिया हुआ है। फिर बी का थर्ड केवल बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी के सारे ऑप्शन इलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन निकल कर सामने आ जा रहा है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है हमारा। बढ़ते हैं आगे, ये डिस्क्रिप्शन है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, क्या क्या शामिल है? यूपीपीएससी प्री 2024 का क्वेश्चन है ये। समवर्ती सूची ये कहाँ है? 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची का मतलब है कि जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और अगर कभी विवाद वाली स्थिति आती है तो केंद्र का ज़्यादा चलता है वहाँ पर। तो इसमें जो व्यापार और वाणिज्यिक मामले हैं, सामान्य मिलावट, उत्तराधिकार, ये तीनों ही समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहाँ दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं आगे, ये डिस्क्रिप्शन है। व्यापार और वाणिज्यिक मतलब संविधान समवर्ती सूची के अंतर्गत व्यावसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का नियमन करना। फिर सामान्य मिलावट का मतलब है खाद्य पदार्थों और अन्य सामानों में मिलावट को रोकना, समवर्ती सूची के महत्वपूर्ण विषय है। फिर है उत्तराधिकार मतलब कि सक्सेशन, इसमें विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार जैसे विषय होते हैं। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे, 2 सूचियाँ दी हुई हैं, एक में अनुच्छेद है, दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रावधान है। पहला है अनुसूची 324, इसका संबंध किससे है? निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग कहाँ है? 4th वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव का निर्देशन करता है और उस पर नियंत्रण करता है। फिर है अनुच्छेद 315, इसमें लोक सेवा आयोग की बात की गई है और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया है। तो 315 थर्ड वाले में दिखाई दे रहा है, लोक सेवा आयोग। फिर है 280, 280 किसमें है? वित्त आयोग, मतलब कि वित्त आयोग से संबंधित है, जो कि हमें सेकंड वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 338, इसमें अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो कि हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से फर्स्ट का 4 कहाँ कहाँ दिख रहा है? कुल मिलाकर सिर्फ डी वाले ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, बाकी किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर फर्स्ट का ही हम जानते होते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, क्योंकि और किसी में फर्स्ट ए का डी दिया नहीं है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं आगे, ये डिस्क्रिप्शन है। अगले सवाल में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? संविधान के भाग से सवाल आया है यूपीपीएससी प्री 2023 वाले एग्जाम में। पहला है अधिकरण। अधिकरण मतलब वो ट्रिब्यूनल होता है और इसका भाग है 11 लिखा हुआ है। ये 11 में नहीं है, यह है 14 में। किसमें है? अधिकरण की बात 14 में की गई है, तो पहला वाला ही सही सुमेलित नहीं है। 11 में तो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित बातें की गई हैं, तो पहला ही नहीं सही है। पूछा कौन सा नहीं सही है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। फिर राजभाषा का आयोग मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज भाग 17 में दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, ये डिस्क्रिप्शन है। अगला सवाल है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अनुसूची दी हुई है, दूसरी तरफ उससे संबंधित बातें कही गई हैं। तो पहला है 9वीं अनुसूची। 9वीं में क्या है? उसमें भूमि सुधार है, और यहाँ पे लिखा है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। स्थानों का आवंटन तो 4वीं अनुसूची का हिस्सा है, न कि 9वीं अनुसूची का। तो पहला वाला ही सही सुमेलित नहीं है, पहला वाला ही गलत हो जा रहा है। बाकी जो तीसरा है अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप, ये बिल्कुल सही है। इसमें संघ और राज्य के मंत्रियों, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों, न्यायाधीशों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप से संबंधित बातें की गई हैं तीसरे शेड्यूल में। फिर है 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं की बात की गई है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है 10वीं अनुसूची, दल परिवर्तन के आधार पर निहर्तता दल बदल कानून लाया गया था, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। तो इस हिसाब से बाकी के सही हैं, बी सी डी। बाकी ये ए वाला सही सुमेलित नहीं है, तो ए वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। यूपीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है ये।
बढ़ते हैं आगे, ये डिस्क्रिप्शन है। अगला सवाल, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? पहला है अनुच्छेद 124, इसमें उच्चतम न्यायालय के अभिलेख की बात की गई है? नहीं, अभिलेख की बात तो 129 में की गई है। किसमें? 129 में। 124 में तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है, हाई कोर्ट की स्थापना की बात की गई है 124 में। तो इस हिसाब से पहला वाला ही सही सुमेलित नहीं दिख रहा है। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, तो यह बिल्कुल सही है। अपीली अधिकारिता, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि निर्णय के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति, मतलब कि हाई कोर्ट से नीचे अगर किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है तो उसके खिलाफ में हाई कोर्ट अपना निर्णय दे सकता है। इसी को बोलते हैं अपीली अधिकारिता। और हाई कोर्ट से ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी मामले में निर्णय दिया है हाई कोर्ट ने, उसको बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि हाई कोर्ट ने किसी मामले पर अपना निर्णय दे दिया, अब व्यक्ति उससे संतुष्ट ना होगा, चला गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अगर ये निर्णय गलत दिया गया है तो उसमें वो चेंज कर सकता है, मतलब कि हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध भी वो निर्णय दे सकता है। वही है अपीली अधिकारिता। फिर है अनुच्छेद 143, इसमें राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है, मतलब यह वाला भी बिल्कुल सही है। फिर है अनुच्छेद 136, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय की अपील के लिए विशेष इजाजत देने की शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए यह आर्टिकल 136 भी बिल्कुल सही सुमेलित है। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 में पूछा गया था, बाद में कैंसिल हो गया, लेकिन पूछा तो गया था यूपीपीएससी द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये डिस्क्रिप्शन है। अगला सवाल, ये सवाल भी अनुसूची और प्रावधान से संबंधित है। एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं, मतलब कि विषय दिए हुए हैं। पहला है अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। फर्स्ट का थर्ड हो जा रहा है। इसमें प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी अनुभाग को धार्मिक और दान संबंधी कार्य के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने तथा अपने मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है। एक तरीके से धर्म के काम करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दी गई है। तो फर्स्ट का थर्ड। सेकंड है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है, जो कि फोर्थ वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 40 भी है। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन करना, उसके लिए कदम उठाना और ऐसी शक्तियां प्रदान करना जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो, यह अनुच्छेद 40 यह पावर देता है। फिर है अनुच्छेद 98, इसके हिसाब से संसद के प्रत्येक सदन का एक अलग सचिवालय स्टाफ होगा, मतलब इसका संबंध संसद के सचिवालय से है। सी का सेकंड हो गया। फिर लास्ट है अनुच्छेद 239, इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, जैसे कि उपराज्यपाल या फिर प्रशासक कोई, इसके माध्यम से संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाया जाता है। 239 संघीय शासित क्षेत्र का प्रावधान, जो कि फर्स्ट वाले में दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट का थर्ड ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है। फिर सेकंड का 4 हमें ए में दिख रहा है और बी में भी दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है, सी एलिमिनेट हो गया। फिर सी का 2 में, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है, बी वाला भी एलिमिनेट हो गया। और डी का फर्स्ट में, कुल मिला जुलाकर ए वाला ऑप्शन हमारे सामने निकल कर आ गया। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 का एग्जाम में पूछा हुआ था। बढ़ते हैं आगे, ये डिस्क्रिप्शन है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? छठी अनुसूची, इसमें 4 राज्य दिए हुए हैं पूरे उत्तर के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम कहाँ दिखते रहे हमें? अरुणाचल आ गया, नागालैंड, यहाँ भी नागालैंड है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। छठी अनुसूची में ये जो 4 राज्य दिए हुए हैं, यहाँ पर इनका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, स्पेशल कुछ है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर कुछ अलग से उपबंध किए गए हैं। तो इस हिसाब से हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बढ़ते हैं आगे, ये डिस्क्रिप्शन है अनुच्छेद 244 से 75 तक। फिर है भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर 2023 एग्जाम में पूछा हुआ है। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम।
तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश ही आया था। तो जहाँ भी होगा फर्स्ट वाला सबसे पहले होगा, जो कि सी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है। बाकी ये बी और ए को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आया था, महाराष्ट्र हालांकि ऑप्शन में नहीं है। बाकी उसके बाद गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हरियाणा दिख रहा है हमें। तो फर्स्ट के बाद थर्ड, फर्स्ट के बाद थर्ड यहाँ पर दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है। तो इतने से ही हमारा सी वाला ऑप्शन निकल कर बाहर आ जा रहा है। हालांकि इसके बाद हिमाचल प्रदेश जो है कि 1971 में जोड़ा गया था, 1971 में, और सिक्किम को 1975 में। और आंध्र प्रदेश का क्या डेट था? 1953। हरियाणा 1966 था। डेट याद रखना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन क्रोनोलॉजी अगर थोड़ी भी याद रहेगी 4-5, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये डिस्क्रिप्शन है। अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है ये। अभिकथन कह रहा है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। फिर कारण कह रहा है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं होता है। तो आपको बता दें, अभिकथन भी सही लिखा है, कारण भी सही तो लिखा है, लेकिन ये अभिकथन का कारण नहीं है। कैसे नहीं है, आइए समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय को यह विवेकाधीन अधिकार प्राप्त है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किसी भी निर्णय या फिर कोई आदेश है उसके विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 136 यह किसी भी नागरिक का सामान्य अधिकार नहीं है, बल्कि यह देश की सर्वोच्च अदालत का एक असाधारण और विवेकाधीन विशेषाधिकार है, जिसका प्रयोग न्यायालय द्वारा न्याय हित में गंभीर त्रुटियों को रोकने के लिए किया जाता है। चूंकि इस प्रकार के संवैधानिक प्रश्न सीधे तौर पर उच्चतम न्यायालय की विशेष अपीली शक्ति से जुड़े होते हैं, इसलिए जो हमारा अभिकथन है इस संदर्भ में पूरी तरीके से सटीक सही बैठता है। तो ये दोनों ही बातें सही तो हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से सही हैं, न कि अभिकथन जो कारण है ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, मतलब कि सही व्याख्या। तो हमारा ए वाला जो ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है। अगला सवाल है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? ये यूपीपीएससी स्टाफ नर्स आयुर्वेदा के एग्जाम में पूछा हुआ है 2023 में। तो जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण है यह कोर्ट करता है, राष्ट्रपति नहीं करते, मंत्रिमंडल भी नहीं करते, प्रधानमंत्री भी नहीं करते, उच्चतम न्यायालय दिया है। तो उच्चतम न्यायालय यहाँ पे सही बैठ रहा है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं ये भाग 3 में दिए हुए हैं। संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात की गई है। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसको रोकने के लिए संविधान ने न्यायालय को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। एक आर्टिकल है 32, इसके बारे में आपने सुना होगा। इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत नागरिकों को यह अधिकार है कि वे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना हाई कोर्ट जाए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। इन अधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन को रोकने के लिए संविधान ने न्यायपालिका को विशेष जिम्मेदारी सौंपी हुई है। उच्चतम न्यायालय जो है यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार रक्षा और उत्प्रेषण जैसे रिट जारी करता है। तो इन रिटों के बारे में आपने पढ़ा होगा। और एक आर्टिकल है 226, इसके तहत राज्यों को मतलब राज्य में जो उच्च न्यायालय हैं उनको भी मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। एक तो 32 में और एक 226 में। 32 में सुप्रीम कोर्ट को, 226 में हाई कोर्ट को। संविधान के इन प्रावधानों के कारण ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक कहा जाता है, मतलब गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। बाकी ये जो राष्ट्रपति हैं यह देश के पहले नागरिक होते हैं और कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख होते हैं। फिर है मंत्रिमंडल, यह वास्तविक कार्यकारी निकाय है जो शासन की नीतियों का निर्धारण करते हैं। प्रधानमंत्री ये सरकार के प्रमुख होते हैं। इस समय मोदी जी हैं तो ये सरकार के प्रमुख हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये डिस्क्रिप्शन है। अगले सवाल में कह रहा है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? यह क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है।
तो देखिए यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। यह मौलिक अधिकार का हिस्सा है जो कि हमें भाग 3 में देखने को मिलता है। इसमें मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का रोकने की बात की गई है। फिर कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी को रोकने की बात भी की गई है। आर्टिकल 23 और 24 में 23 और 24 में 23 में मानव देह व्यापार और 24 में कारखानों में बच्चों को मजदूरी को रोकने की बात की गई है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अस्पृश्यता का अंत। यह जो प्रावधान है भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। आर्टिकल 17 में दिया गया है समानता के अधिकार के अंतर्गत। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। ये इसका हिस्सा है, न कि शोषण के विरुद्ध का। तो इस हिसाब से ये पहला वाला ऑप्शन जो है कि ये एलिमिनेट हो जा रहा है, पहला वाला नहीं है। तो जहाँ जहाँ पहला नहीं है, पहला है, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचा सी और डी वाला। सेकंड है मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। ये अभी हमने बात की, आर्टिकल 23 और 24 में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से सेकंड वाला तो है, यहाँ है सेकंड, बाकी ये डी वाले में तो नहीं दिख रहा है। और लास्ट में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना। इसकी बात आर्टिकल 29 और 30 में की गई है। इसके अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों, इन सभी की बात की गई है आर्टिकल 29-30 में। तो इस हिसाब से हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये डिस्क्रिप्शन है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी प्री 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए आर्टिकल 19 जो है, इसमें नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, जिसमें मूल रूप से 7 स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन वर्तमान समय में 6 स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता, उनको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता। फिर संगठन, सहकारी समितियां या संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है, यह भी इसमें शामिल है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, मतलब कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है भारत के अंदर। फिर भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। फिर लास्ट में कोई भी पेशे, व्यापार, उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो इस हिसाब से हमारा जो ए वाला ऑप्शन है, किसी व्यापार अथवा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यह तो गारंटी देता है इसकी। फिर है पूरे देश में इच्छा सुना घूमने की स्वतंत्रता, यह भी है। शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, यह भी है। अब लास्ट में संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, इसकी गारंटी नहीं देता है। हालांकि आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन संविधान द्वारा स्वतंत्रता की, भारतीय संविधान द्वारा गारंटी की बात की गई है यहाँ पर। तो स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी यह नहीं देता है संपत्ति की। हालांकि मूल संविधान में 19(1)(f) के तहत 19(1)(f) के तहत यह था पहले, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में 1978 में, उसमें इसको हटा दिया गया है संपत्ति को। तो इस हिसाब से अब 6 हो गया है, पहले 7 था, अब 6 हो गया है। तो ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है। ये देखिए 44वां संविधान 78 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया तथा इसे संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रख दिया गया है। तो इसलिए ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। बढ़ते हैं आगे। इसमें कहा है उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों को हमें वेरीफाई करना है और बताना है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस पर रिट प्रयोग कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इस हिसाब से पहला वाला जो स्टेटमेंट है यह बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कहा है कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
तो आपको बता दें, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 139 है, 139 के अनुसार संसद कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय की इन रीट जारी करने की शक्तियों को प्रभावित किए बिना किसी अन्य न्यायालय को अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर इन सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे सकती है। यह प्रावधान संविधान द्वारा संसद को प्रदत्त एक विशेष विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। इसलिए ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, यह भी पूरी तरीके से सही हो जा रहा है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट और सेकंड किस में सही दिख रहा है? डी वाले में दिख रहा है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये डिस्क्रिप्शन है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? नहीं वाला सवाल बहुत पूछ रहा है। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। पहला है दोहरे दंड की व्यवस्था, मतलब धारा। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर लिया है तो उसे दंड तो दिया जाएगा, लेकिन एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। इस बात को कहा गया है 20 सब क्लॉज 2 में। तो ये 20 का ही हिस्सा है। फिर बी वाला है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। इसका मतलब है कि किसी भी अपराध के लिए व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो बाध्य नहीं किया जाएगा, यह बात 20 सब क्लॉज 3 में कही गई है। फिर थर्ड है यातना के विरुद्ध निषेध। इसका मतलब है कि अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार मुख्य रूप से भारतीय संविधान इसे रोकने की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 21 में करता है। किसमें? आर्टिकल 21 में, न कि 20 में। और सवाल में पूछा अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, तो हमारा सी वाला जो है ये हिस्सा नहीं है। बाकी ये जो कार्योत्तर विधि है ऑप्शन नंबर डी में, इसकी बात 20 सब क्लॉज 1 में की गई है। इसके तहत किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उसने करते समय अपराध नहीं था, या कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक सजा नहीं दी जाएगी उसको। ये होता है कार्योत्तर विधि। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है यह 20 का हिस्सा नहीं है, यह 21 का हिस्सा है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है।